किसी प्रदेश की खूबसूरती को अगर ठुकराया ना जा सके तो वो केरला ही। केरला को विद्वानों का प्रदेश भी कहा जाता है। इसी स्टेट में एक ब्रिलियंट लड़की रहा करती थी जिसका नाम ओमाना था। ओमाना बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी। उसने अपने घर में बता दिया था कि बड़े होकर वो डॉक्टर बनेगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ सालों बाद ओमाना को लोग डॉक्टर ओमाना के नाम से जानने लगे थे। फिर ओमाना ने आई स्पेशलिस्ट के तौर पर प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी। धीरे धीरे ओमाना का क्लिनिक अच्छा चलने लगा था। फिर उसके घर वालों ने सोचा कि अब ओमाना की शादी कर देनी चाहिए। कुछ ही समय में ओमाना के लिए कई रिश्ते आने लगे, जिनमें से उसने डॉक्टर राधा कृष्णन को पसंद किया। राधा कृष्णन और ओमाना आपस में बात करने लगे। फिर उनकी शादी का भी दिन आ गया। शादी के बाद भी कई सालों तक दोनों की लाइफ बढ़िया चल रही थी। दोनों ने खुद का आशियाना भी तैयार कर लिया था। लेकिन कुछ सालों बाद ओमाना ने कहा कि हमें अपने घर को रेनोवेट करवा लेना चाहिए। राधा कृष्णन ने भी अपनी पत्नी ओमाना की बात मान ली, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि अब उनकी लव लाइफ में ट्विस्ट आने वाला है। उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि उनकी सीधी सादी सी जिंदगी अब बर्बाद होने वाली थी, क्योंकि इस कहानी में तीसरे शख्स की एंट्री हो गई थी। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि आर्किटेक्ट मुरलीधरन था। सबसे पहले मुरलीधरन ने डॉक्टर पति पत्नी को घर के नए नए डिजाइन दिखाए। उन्होंने कुछ डिजाइन्स को शॉर्टलिस्ट भी कर लिया और मुरलीधरन से पूछा कि आप कब से हमारे घर के रेनोवेशन का काम स्टार्ट कर सकते हैं। मुरलीधरन ने जवाब दिया, नेक्स्ट वीक से, एंड ट्रस्ट मी, मैं इसे आपके सपनों का घर बनाकर दूंगा। इसके बाद घर का रेनोवेशन का काम शुरू हो गया। कुछ दिन तो सब सही चला, लेकिन फिर एक दिन ओमाना बड़ी देर तक मुरलीधरन को घूर रही थी। मुरली की नजर भी ओमाना के ऊपर पड़ी। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर अगले दिन से वो भी ओमाना को घूरने लगा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। फिर एक दिन इन दोनों ने दोस्ती की हदों को पार कर दिया। ओमाना और मुरलीधरन ने एक दूसरे को प्रपोज किया। इन दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो चुका था। एक ऐसी लड़की जिसने हमेशा पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया और एक सफल डॉक्टर भी बनी, वो अब अपने पति को धोखा दे रही थी। हर रोज अपने पति के साथ चीट कर रही थी। लेकिन ये सीक्रेट रिलेशनशिप बहुत दिनों तक नहीं चला। एक दिन राधा कृष्णन जल्दी अपनी क्लिनिक से घर वापस आ गए और उन्होंने जैसे ही अपने बेडरूम के दरवाजे पे हाथ रखा, दरवाजा अपने आप खुल गया और उन्होंने अपनी पत्नी ओमाना को आर्किटेक्ट मुरलीधरन की बाहों में देखा। राधा कृष्णन ने दोनों को रंगे हाथ अपने बेडरूम में पकड़ लिया था, लेकिन उनकी पत्नी की आंखों में कोई शर्म नहीं थी। फिर क्या था, एक समझदार इंसान की तरह डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपनी पत्नी डॉक्टर ओमाना को तलाक दे दिया और उसे पूरी तरह से आजाद कर दिया। ओमाना पूरी तरह से आजाद हो चुकी थी। वो और मुरलीधरन खुलेआम अय्याशी करने लगे। ये बात मोहल्ले, क्लिनिक और हॉस्पिटल तक में पहुंच चुकी थी। लोग धीरे धीरे ओमाना को इग्नोर करने लगे। डॉक्टर ओमाना की क्लिनिक में भी पेशेंट ने जाना बंद कर दिया, जिसका बुरा असर ओमाना की इनकम पर भी पड़ने लगा था। फिर ऐसा समय भी आया जब ओमाना मुरलीधरन से शादी करना चाहती थी। उसने शादी के लिए दबाव भी बनाया, लेकिन मुरलीधरन भी पहले से शादीशुदा था, इसलिए वो पलट गया। ओमाना ने कई बार मुरलीधरन को शादी के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। फिर ओमाना ने हमेशा के लिए केरला छोड़ने का फैसला किया। अब डॉक्टर ओमाना मलेशिया में जाकर शिफ्ट हो चुकी थी। वहां उसने एक हॉस्पिटल को ज्वाइन किया और वहीं अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। मलेशिया जाने के बाद भी डॉक्टर ओमाना और मुरलीधरन का साथ नहीं छूटा था। दोनों आपस में बातें किया करते थे। जब भी मुरलीधरन को पैसों की जरूरत पड़ती तो वो ओमाना से मांग लिया करता था।
एक दिन मुरलीधरन ने ओमाना को फोन किया और कहा कि मुझे 10 लाख रुपए की अर्जेंट जरूरत है और मुझे ये पैसे तुमसे चाहिए। तब ओमाना ने जवाब दिया कि मैं अब तुम्हें तभी पैसे दूंगी जब तुम यहां आओगे और हम दोनों साथ में नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। इसके बाद मुरलीधरन मलेशिया पहुंच गया। ओमाना ने उसके फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए और दोनों वहीं पति पत्नी के तौर पर साथ में रहने लगे। कुछ समय तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से मुरलीधरन की नीयत खराब होने लगी। वो अधिकतर ओमाना से पैसों की डिमांड करने लगा। पैसों की डिमांड की वजह से ओमाना परेशान हो चुकी थी। फिर उसने मुरलीधरन से कहा कि अब तुम इंडिया वापस लौट जाओ, मैंने तुम्हारी टिकट करवा दी है। जब तुम इंडिया पहुंच जाओगे फिर मैं तुम्हें पैसे भेजूंगी। मुरलीधरन केरला वापस लौट चुका था, लेकिन उसे ओमाना की तरफ से कोई पैसे नहीं मिले थे। उसे भी समझ आ गया था कि ओमाना अब उसे पैसे नहीं देगी, तो उसने ओमाना को ब्लैकमेल करने की गलती कर दी। उसने कहा कि सुनो ओमाना, मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं मलेशिया गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दूंगा कि तुम वहां फर्जी नाम से रह रही हो। ये ब्लैकमेलिंग मुरलीधरन को बहुत महंगी पड़ने वाली थी। इस ब्लैकमेलिंग के बाद ओमाना ने अपने ऑफिस में 1 हफ्ते की लीव एप्लीकेशन डाली और इंडिया के लिए रवाना हो गई। साथ ही साथ उसने अपने मन में एक ऐसी साजिश रच ली थी जिसकी वजह से कई दशक तक केरला के लोग ओमाना नाम से नफरत करने वाले थे। डॉक्टर ओमाना दिमाग से आधी क्रिमिनल बन चुकी थी। 7 जुलाई 1996 का ही वो दिन था जिस दिन ओमाना मलेशिया से केरला वापस आई थी। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट में लैंड करने के बाद वो सीधे अपने भाई के घर गई। वहां लोगों से मिली और अपना कीमती सामान रखकर आगे के सफर में निकल गई। फिर उसका अगला पड़ाव ऊटी था, जहां वो रेलवे के रिटायरिंग रूम में रुकी और मार्केट से 2 बड़े सूटकेस खरीद कर लाई। इसके बाद अगले दिन ओमाना ने ऊटी के एक पॉश रिजॉर्ट में कॉल किया और कहा कि मुझे 3 दिनों के लिए एक प्राइवेट स्वीट चाहिए, लेकिन वहां किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। उधर से रिजॉर्ट मैनेजर ने जवाब दिया कि मैडम, यहाँ ज्यादातर यंग कपल हनीमून के लिए आते हैं, यहाँ आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। फिर ओमाना ने उस रिजॉर्ट में एक प्राइवेट स्वीट 3 दिनों के लिए बुक कर दिया। अगले दिन ओमाना रिजॉर्ट पहुंची और मैनेजर को अपना नाम हेमा बताया और कहा कि वो दिल्ली से अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई है। यहाँ वो दोनों कुछ दिन क्वालिटी टाइम बिताएंगे। इसके बाद ओमाना ने वहीं से मुरलीधरन को कॉल लगाया और कहा था कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और तुम्हें पैसे भी देने हैं। प्लीज ऊटी के रिजॉर्ट आ जाओ, या हम 3 दिनों तक ऐश करेंगे। ये सुनकर मुरलीधरन काफी खुश हो गया और जवाब दिया, बिल्कुल ओमाना, आई मिस यू टू। वो जो चाहता था वो होने वाला था। उसे पैसे भी मिलने वाले थे और प्यार भी। इसके बाद मुरलीधरन वहां पहुंचा और उसने डॉक्टर ओमाना के साथ रिजॉर्ट में रात 7 बिताई। फिर अगले दिन सुबह हुई। ओमाना ने मुरलीधरन से कहा, मेरा सर दुख रहा है और यहाँ मुझे मजा भी नहीं आया, चलो शहर में रेलवे के रिटायरिंग रूम चलते हैं। फिर उन्होंने रिजॉर्ट को चेकआउट कर दिया और दोनों रेलवे के रिटायरिंग रूम पहुंच गए। धीरे धीरे रात हुई। ओमाना ने मुरलीधरन के अरमान जगाए और उससे कहा कि मेरे पास एक जादू का इंजेक्शन है जिसे मैं मलेशिया से लाई हूं। इसे लगाते ही तुम्हारी सेक्स पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेट्स हैव फन। सेक्स का नाम सुनते ही मुरलीधरन की आंखों में चमक आ गई थी। उसने बिना कुछ सोचे इंजेक्शन लगवाने के लिए हाँ कह दिया। फिर ओमाना ने अपने प्रेमी मुरलीधरन का हाथ पकड़ा और प्यार से कहा, इंजेक्शन लगाने के बाद तुम्हें थोड़ी नींद आएगी, लेकिन घबराना नहीं। फिर ओमाना ने मुरलीधरन के सर पर किस किया और इंजेक्शन उसकी नसों में लगा दिया। मुरलीधरन को नहीं मालूम था कि उस इंजेक्शन में जहर था, एक ऐसा जहर जिसकी वजह से मुरलीधरन की सांसें कुछ ही मिनटों में हमेशा के लिए रुक गई थी।
जिस प्रेमी के लिए ओमाना ने अपनी शादी तोड़ी थी, उसी प्रेमी को रेलवे के रिटायरिंग रूम में जहर देकर मार दिया था। केरला की एक लेडी डॉक्टर कातिल बन चुकी थी, लेकिन अब जो वो करने वाली थी वो और भी ज्यादा खौफनाक था। मुरलीधरन की मौत के बाद ओमाना ने उसकी लाश के सामने बैठकर डिनर किया, फिर बाथरूम के दरवाजे को खोला और लाश को खींचकर बाथरूम के अंदर ले गई। अगले 3 घंटे उसने लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए और फिर लाश के टुकड़ों को पॉलिथीन में पैक किया और बचे कुचे बॉडी पार्ट्स को कमोड में फ्लश कर दिया। इसके बाद पॉलिथीन को 2 बड़े बैग्स में भरा और रात उसी कमरे में सो गई। सुबह रूम को चेकआउट करके टैक्सी बुलाकर उसी ऊटी वाले रिजॉर्ट में वापस गई। इसके बाद रूम में चेक इन किया और लाश के कुछ हिस्सों को बाथरूम में फिर से फ्लश किया। ओमाना ने फिर टैक्सी बुलाई और बैग में लाश लेकर कोयम्बटूर निकल गई। कोयम्बटूर पहुंचकर एक होटल में मुमताज के नाम से कमरा बुक करवाया और फिर से लाश के कुछ हिस्सों को बाथरूम में फ्लश किया। लेकिन कुछ दिन होने की वजह से बैग में से थोड़ी बदबू आने लगी थी। उस बदबू को भगाने के लिए उसने परफ्यूम का यूज किया, लेकिन फिर भी बदबू आ रही थी। फिर उसके दिमाग में एक और आइडिया आया। उसने सोचा कि कोड़ई कैनाल के सुसाइड पॉइंट में जाकर बचे हुए लाश के टुकड़ों को पहाड़ी से फेंक देती हूँ। वो बिना देर किए टैक्सी बुलाकर कोड़ई कैनाल के सुसाइड पॉइंट के लिए निकल गई। लेकिन वीकेंड होने की वजह से वहां बहुत भीड़ थी। उसे लाश ठिकाने लगाने के लिए सही जगह नहीं मिल पा रही थी और लाश की बदबू लगातार बढ़ती जा रही थी। उसने उसी टैक्सी से वापस लौटने का प्लान बनाया। टैक्सी से वापस आ ही रही थी कि टैक्सी रास्ते में पंक्चर हो गई। फिर पुरानी टैक्सी वाले ने कहा, मैडम चिंता ना करिए, मैं नई टैक्सी करवा देता हूं। नई टैक्सी ओमनी वैन थी, जिसका ड्राइवर बैग उठाने के लिए आगे बढ़ा तो डॉक्टर ओमाना ने उसे जल्दबाजी और घबराहट में कहा, नहीं नहीं, बैग को मत छूना, मैं बैग उठा लूंगी। इसी बीच ड्राइवर को बैग से बदबू भी आ गई और ओमाना की घबराहट देखकर उसे कुछ शक हुआ। हालांकि उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन रास्ते में ड्राइवर ने ओमाना से पूछा कि मैडम बैग में क्या है, काफी गंदी बदबू आ रही है। उस वक्त ओमाना को ऐसा लग रहा था कि उसे एक साथी की जरूरत है जिसकी मदद से लाश को ठिकाने लगा सके। फिर ओमाना ने टैक्सी ड्राइवर से कहा, तुम गाड़ी को सुनसान रास्ते की तरफ ले चलो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। फिर गाड़ी सुनसान रास्ते की तरफ मुड़ गई और सुनसान रास्ता आते ही ओमाना ने टैक्सी ड्राइवर को पैसे का और सेक्स का लालच दिया और ड्राइवर को बता दिया कि इस बैग में लाश के टुकड़े हैं, जिन्हें ठिकाने लगाने के बदले वो पैसा भी देगी और उसके साथ सेक्स भी करेगी। ड्राइवर भी पैसे और सेक्स को मना नहीं कर पाया और डॉक्टर ओमाना को हाँ कर दिया। ओमाना के चेहरे में सुकून आ चुका था। उसे एहसास हो गया था कि अब ड्राइवर लाश को ठिकाने लगवा ही देगा। इसी के साथ सुनसान रास्ते में ओमनी वैन तेज रफ्तार से चलती जा रही थी। हवा भी काफी ठंडी चल रही थी। काफी दिनों के बाद मिलने वाले सुकून की वजह से डॉक्टर साहिबा को नींद आ गई और उसी नींद का फायदा ड्राइवर ने उठाया। ओमनी वैन में सोई डॉक्टर ओमाना की जब नींद खुली तो वो पुलिस वालों से घिरी हुई थी। दरअसल ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए हाँ तो कर दिया था, लेकिन उसके दिमाग में पुलिस स्टेशन ही दौड़ रहा था। सही समय देखते ही उसने गाड़ी पुलिस स्टेशन की तरफ घुमा दी थी। फिर ड्राइवर चीखता हुआ बाहर निकला कि साहब, टैक्सी में सीरियल किलर बैठी है, साथ में बैग में लाश भी है। पुलिस ने तुरंत तलाशी ली और बैग में लाश के टुकड़े बरामद हुए। इसके बाद डॉक्टर ओमाना को गिरफ्तार किया गया। उसने पुलिस को सभी बात सही सही बता दी। मुरलीधरन के परिवार को भी बुलाया गया और जितनी भी बॉडी बची थी वो उन्हें सौंप दी गई। कोर्ट में पुलिस ने चार्जशीट पेश की
5 सालों तक मुकदमा चला। फिर साल 2001 में डॉक्टर ओमाना ने बेल के लिए अप्लाई किया। उसे बेल भी मिल गई और बेल मिलने के बाद आज तक डॉक्टर ओमाना की किसी को भी कोई खबर नहीं है। फिर कभी केरला पुलिस डॉक्टर ओमाना को नहीं ढूंढ पाई।